नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज। इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इनका जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका कार्य ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबद्ध रहे। उसके बाद ये हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके पश्चात दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान में ये कार्य करते रहे। इनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और इनकी मृत्यु सन 1990 में दिल्ली में हुई। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म का सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में जो भी ऐसी घटना घटित हो रही है जो उपयुक्त नहीं है, जो उचित नहीं है, उसको हटाने के लिए उसके विपक्ष में मैं निश्चित रूप से बोलूंगा। और उस बोलने से मेरे अंदर का जो कायर है, जो डरा हुआ व्यक्ति है, वो हटेगा और उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा। इन्होंने इस प्रकार की सोच के आधार पर ही अपनी रचनाओं को रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर व्यक्ति हैं। और इनकी भाषा, उसमें दिखावटीपन बिल्कुल नहीं, बल्कि सड़क, चौराहे, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं में बेलौस भाषा का प्रयोग है। उसमें दिखावटीपन, विद्वता का बखान, इसकी बजाय इनकी भाषा बेलौस, घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक इन्होंने बनाया। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यानी इनकी पत्रकारिता में जो भी सनसनीखेज रपटे हैं, वो आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाती हैं। यह ठीक है कि वे पेशे से पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। और कविता को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। जाति या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है। यानी जातिगत या व्यक्तिगत स्मृतियों को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है। इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े रहे। यानी जो यथार्थ है, भले ही वो कुरूप है, बदरूप है, लेकिन उनके लिए यह वर्तमान ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। मार्मिक उजास और
व्यंग बुझी खुरदुरी मुस्कानों से। यानी जीवन का जो यथार्थ है वही इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। यानी व्याकरणिक प्रक्रिया को भी इन्होंने अपनी कविताओं में पूरा स्थान दिया है, लेकिन इनकी भाषा सहज शैली में ही मिलती है। बातचीत और सहज रूप से ही इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी इन्होंने अपनी रचनाओं में देखा। रघुवीर सहाय की कविता की दूसरी विशेषता है छोटे व लघु की महत्ता को स्वीकारना। महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही उन्होंने दृष्टि नहीं डाली, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, यानी उस वर्ग पर जिधर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो हाशिए पर रखे जाते हैं, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का मुख्य विषय रघुवीर सहाय जी ने बनाया है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण आपके पाठ्यक्रम में दी गई कविता कैमरे में बंद अपाहिज। और ये कविता इनकी जो भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से ली गई है। यानी आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये कविता आपकी लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित इस काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता का मुख्य विषय शारीरिक चुनौती को झेलने वाले व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। यानी शारीरिक चुनौती को झेलने वाला व्यक्ति जो कि स्वयं पीड़ित है, उसकी पीड़ा को किस तरह से दर्शकों के सामने और अधिक लाया जाए, इसका दृश्य संचार माध्यम यानी दूरदर्शन के माध्यम से उसका जो प्रकटीकरण किया जाता है, व्यावसायिक रूप से उसके दर्द को और अधिक प्रकट किया जाता है, उसकी पीड़ा को। इस दर्द को सहाय जी ने इस कविता में रेखांकित किया है। यानी किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाली व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए, ऐसा सहाय जी का सोचना है। लेकिन विडंबना यह है कि दूरदर्शन के लोग भी व्यवसायीकरण के फेर में जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत यानी व्यावसायिक रूप से अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यानी उनकी संवेदना उस शारीरिक चुनौती को झेलने वाले व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन हो जाती है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है
कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। यानी किसी भी माध्यम में किस तरह से शारीरिक चुनौती को झेलने वाले व्यक्ति का लोग उसकी पीड़ा का उपहास बना करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति को की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। यानी हर व्यक्ति जो किसी के दुख, दर्द और उसके कष्ट को व्यावसायिक रूप देना चाहता है, उस हर व्यक्ति की ओर ये कविता इशारा करती है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी कैमरे में बंद अपाहिज शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिए को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, अपनाने के लिए लोगों से आग्रह करती है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है और अपनी इस तरीके के माध्यम से वह दिखलाना चाहता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। करुणा जगाने के मकसद से यानी उस शारीरिक चुनौती को झेलने वाले व्यक्ति के प्रति दया का भाव दिखाने का नाटक करते हुए अपने कार्यक्रम में किस तरह से उसे उसकी पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए करुणा से क्रूरता तक में के सफर को पूरा करता है। यह कैमरे में बंद अपाहिज यह कविता स्पष्ट कर रही है। यानी सहाय जी द्वारा लिखित कविताएं पूरी तरह से समाज के हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के दुख दर्द को प्रकट करने का कार्य करती हैं। इस कविता के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरों को कमजोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? और ये पूछना ही उस अपाहिज व्यक्ति को उसके दुख को बहुत ज्यादा कर देता है और ऊपर से वह दुख भी दूरदर्शन के संचालक जो हैं उससे जल्दी बताने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि समय नहीं है। यानी पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस वाक्य के माध्यम से उनके व्यापार की पोल सबके सामने खुल जाती है। इस कविता की सप्रसंग व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।